रियासत तेलंगाना के वज़ीर फ़ाइनेंस टी हरीश राव साहब ने कल तेलंगाना रियासत का 1,82,000 करोड़ का 2020-21 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए क्या है और उसका इस पर क्या इम्पैक्ट होता है, आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री की मुमताज़ शख्सियत CH रामचंद्र रेड्डी साहब, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन रियल एस्टेट डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया तेलंगाना के सदर हैं। रामचंद्र रेड्डी साहब, हमारे INN चैनल में आपका खैर मुक़द्दम है। रामचंद्र रेड्डी साहब, कल जो है हरीश राव साहब ने असम्बली में 1,82,000 करोड़ का बजट पेश किया। ये बजट को आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री किस एंगल में देखती है? डेफिनेटली दे आर, उन लोग क्या अभी एक्चुअली सिटी में एक्चुअली तेलंगाना में देखे तो आपको मेन हैदराबाद इज़ द मेन हेड का जैसी है, ऑलमोस्ट उसका ही मेन इनकम है एंड मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आल्सो हैदराबाद। वो हिसाब से हैदराबाद को भी पहले से भी थोड़ा उन लोग उसके ऊपर अच्छा बोल तो ध्यान दे रहे थे। अभी ये बजट में स्पेशली 10,000 करोर्स जो सिटी डेवलपमेंट के लिए जो दिया, वो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हैदराबाद अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है। कहीं को बोले तो इसके अदर सिटीज़ से कंपेयर करें तो बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे से कंपेयर करें तो हैदराबाद का ORR एंड मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिटी डीकंजेशन के लिए भी जो म्युनिसिपल मिनिस्टर KT रामाराव गारू इज़ टेकिंग सो मेनी प्रिकॉशंस डीकंजेशन नहीं होना बोल के, वो हिसाब से डेफिनेटली ये बजट में जो प्रगति, पट्टन प्रगति और इवन एग्रीकल्चर को भी उन लोग जो बजट अलाट करे प्रोजेक्ट्स के लिए 1 करोड़ एकर्स एग्रीकल्चर अनकल्टिवेटेड लैंड को कल्टिवेशन में लाने के लिए जो कोशिश चल रहा, उससे भी इनकम जो जनरेट होता ऑटोमेटिक वो अमाउंट जनरेशन पर कैपिटल इनका इनकम इंक्रीज हो गए तो भी ऑटोमेटिक उसका भी 100% ये रियल एस्टेट में आने के ही है। वो हिसाब से 100% इट इज़ फेवरेबल टू दी रियल एस्टेट ओनली। हैदराबाद मार्केट में भी जो कमर्शियल में आज ज़्यादा इम्पैक्ट बोले तो अच्छा डिमांड आया, बिकॉज चेन्नई में थोड़ा वाटर प्रॉब्लम, फ्लड प्रॉब्लम एंड बेंगलुरु में कंजेशन प्रॉब्लम, ट्रैफिक प्रॉब्लम एंड सिटी ग्रोथ भी ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो गया। वो हिसाब से हैदराबाद का एवरीबडी इज़ लुकिंग टूवर्ड्स हैदराबाद। वो हिसाब से उसको एक्सप्लॉइटेशन करते अपन को जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आया अभी, वो प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल प्रोजेक्ट्स ऑक्यूपाई हो गया। उसके हिसाब से भी वो कैसा रहता बोले तो ऑलरेडी सपोज एक 1 करोड़ कमर्शियल ऑक्यूपेशन हो गया, उसके हिसाब से एक 100 स्क्वायर फीट को एक एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय बोले तो वर्क करते, एक 100 स्क्वायर फीट में एक एम्प्लॉय बोले तो पोटेंशियलिटी है। वो हिसाब से देखे तो ऑलमोस्ट 100 स्क्वायर फीट 1 करोड़ स्क्वायर फीट आया बोले तो 1 लाख एम्प्लॉयज़ आ जाता। 1 लाख एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, 1 लाख एम्प्लॉयज़ को फिर ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता बोले तो शॉपिंग मॉल्स आ जाता, रिक्रिएशन, रेस्टोरेंट्स, ये अलग अलग पूरा होना पड़ता, उसको ड्राइवर्स होना पड़ता, उसका फिर सपोर्टिंग आउटसाइड आल्सो सपोर्टिंग एम्प्लॉयज़ होना पड़ता। वो हिसाब से फिर ऑलमोस्ट 1 करोड़ का एक ऑक्यूपेशन हो गया ये कमर्शियल का बोले तो 1 लाख डायरेक्टली एंड 1.5 इनडायरेक्टली। वो हिसाब से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा, वो क्रिएट के हिसाब से ये जो 10,000 करोड़ जो बजट अलाट करे उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता, उसके हिसाब से फिर वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो आता उसको कंफर्टेबिलिटी रहता। अभी हैदराबाद सराउंडिंग एरिया में जो है रोड्स पैटर्न अच्छा है, ड्रेनेज सिस्टम एंड इसमें ऊपर गवर्नमेंट भी थोड़ा ध्यान करना पड़ता। वाटर भी अवेलेबिलिटी ऑफ दी वाटर है अपन कहीं को बोले तो अभी एग्जिस्टिंग जो टैंक्स है वो टैंक्स के हिसाब से फिर
मंजीरा है एंड हिमायत सागर उस्मान सागर का जो टैंक्स है उसके से पानी आता, वो पानी के अलावा गोदावरी से पानी आ रहा, कृष्णा से पानी आ रहा, वो हिसाब से डिफरेंट फेजेस है। कृष्णा तो 3 फेजेस है, गोदावरी फर्स्ट फेज हो गया, सेकंड फेज भी रेडी करने के वैसा वो है। पानी आने में प्रॉब्लम नहीं है मगर इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है, वो हिसाब से टाइम्स के हिसाब से फिर पानी देना, वो पाइपलाइन जो एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस है वो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट एनफ, वो हिसाब से उसको इम्प्रूव करना पड़ता। वो उसके लिए फिर वो 10,000 करोड़ बजट अलॉट करे, वो इमीडिएट बोल तो अभी टाइम नहीं है। अभी एक्चुअली देखे तो लास्ट 2-3 ईयर्स पहले जो करे तो ईजी हो जाता था, अभी क्या हो रहा, अभी बिल्डिंग्स पूरा आने के बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर करे तो थोड़ा ये कंजेशन हो जाता। अभी देखिए अभी उपल रोड में अभी रोड वाइंडिंग करने के बाद इमीडिएट फ्लाईओवर एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो कॉरिडोर पहले कर दिया तो हो जाता था, वैसा नहीं करके फिर वो पूरा रोड वाइंडिंग नहीं करके फिर फ्लाईओवर को बना के बोल तो पिलर्स डाल के फिर अभी रोड वाइंडिंग का काम कर रहे, वैसा नहीं करके फिर वैसा करे तो थोड़ा डेफिनेटली रहता। दिस इज आल्सो राइट टाइम, जो गवर्नमेंट प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है वो हिसाब से फिर उन लोग जो डिसीजंस ले रहे वो 10,000 करोड़ एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी अलोकेशन कर रहे, वाटर वर्क्स को एंड अदर थिंग्स को भी, पावर भी ज़्यादा बोल तो ऑलमोस्ट पावर कट नहीं है जैसा देख ले रहे, वो सबसे भी एडवांटेज हो रहा, वो हैदराबाद को दैट इज़ अ मेन एडवांटेज। नहीं, ये तो आप हैदराबाद के बारे में, लेकिन ये जो बजट है उसमें म्यूनसिपल एडमिशन को 14,000 करोड़ रुपये से एलोकेट किए हैं, तो हैदराबाद के अलावा जैसा वरंगल है, करीमनगर है, निज़ामाबाद है, या अदर जो सिटीज़ है, कॉरपोरेशन है, वहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? डेफिनेटली अभी देखिए अभी एक्चुअली 2-3 ईयर्स से हैदराबाद डेफिनेटली इज डूइंग वेल एंड हैदराबाद मार्केट अच्छा है एंड हैदराबाद में ग्रोथ भी अच्छा है। हैदराबाद में बोल तो सॉफ्टवेयर कंपनीज आ रहा, अभी इंडस्ट्रीज भी आ रहा, मगर वरंगल जैसा सेकंड सिटी की भी कॉन्सेंट्रेट करके फिर उधर भी IT पार्क इनाग्रेट करे, वो हिसाब से वरंगल में भी बिकॉज क्रेडे हमारा क्रेडे तेलंगाना का तरफ से हम जो क्रेडे वरंगल में एक प्रॉपर्टी शो बनाया तो बोले तो उधर 250 बिल्डर्स भी परेशान हो गया, इतना वेंचर्स है, बोले तो 12,000 वॉक इन्स आया, बोले तो डिमांड भी उतना है एंड मार्केट भी अच्छा, बोले तो ये 6 मंथ्स 1 ईयर में ज़्यादा पॉजिटिव है, कहीं बोले तो डेवलपमेंट अदर सिटीज़ में जो गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेट कर रहे, बोले तो हैदराबाद से डिकंजेशन करने के लिए फिर करीमनगर, वरंगल, अदर निज़ामाबाद वैसा सिटीज़ में भी थोड़ा डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, दैट इज़ अ गुड डेफिनेटली। एंड ये म्यूनसिपल एक्ट में भी थोड़ा म्यूनसिपालिटीज़ की भी अदर सेपरेट फंड्स अलॉट करे, सो है वो सेपरेट फंड के हिसाब से फिर कैसा रहता, अभी किधर है तो किधर डिमांड है तो किधर आप बोल तो ज़्यादा हैदराबाद में करे तो हैदराबाद में कंपनीज आता, गवर्नमेंट की इनकम आता, वैसा नहीं देख के फिर ये हिसाब से भी गवर्नमेंट जो सोच रहा, दैट इज़ ए गुड थिंग डेफिनेटली। बोले तो वरंगल, करीमनगर वैसा सिटीज़ भी करे तो बोले तो पब्लिक भी कन्वीनियंट रहता एंड डिकंजेशन भी रहता, वो हिसाब से जो म्यूनसिपल एक्ट जो आया उसके हिसाब से भी थोड़ा प्लानिंग एंड मास्टर प्लान एंड एवरीथिंग वो दैट इज़ गवर्नमेंट जो सोच रहे उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करे तो डेफिनेटली बोले तो तेलंगाना में इक्वली डेवलपमेंट होके इवन हैदराबाद में भी देखिए तो आप वेस्ट साइड ही डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा, वो हिसाब से लुक अदर देन वेस्ट बोल के जो बोल रहे वो मिनिस्टर साहब, दे डेफिनेटली ईस्ट साइड ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेट करे, सो है आदिला बोल तो आदि बटला वो एरिया में भी डेवलपमेंट आ रहा, वैसे नॉर्थ साइड में भी IT पार्क लाने के लिए जो सोच रहे वो उसके हिसाब से भी डेफिनेटली बोल तो यूनिफॉर्म डेवलपमेंट हो गए तो रेट्स भी एक ही तरफ बढ़ के फिर और बढ़ने से भी पब्लिक अफोर्डेबिलिटी नहीं रहता, वो हिसाब से फिर ऑल साइड्स बढ़े तो यूनिफॉर्मिटी ग्रोथ होता। हैदराबाद को एक अच्छा गुड थिंग क्या है बोले तो ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर्स ओवरऑल है, उसका अटैच्ड डेवलपमेंट होने का स्कोप है, वो स्कोप 100% यूटिलाइज हो जाता एंड रेट्स भी अफोर्डेबिलिटी में रहता। ऑलरेडी हैदराबाद रेट्स इतना थोड़ा ऑलरेडी 2 साल में थोड़ा रेट बढ़े सो है, ये रेट बढ़ने के बाद भी अदर सिटीज़ एट पार विथ सिटीज़ उससे कंपेयर तो चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु से कंपेयर करते आज भी कम रेट है,
बोले तो अफोर्डेबिलिटी में है, वो हिसाब से वो रेट भी वैसी अफोर्डेबिलिटी रखना बोले तो डेफिनेटली ऑल साइड्स डेवलप करे जैसे, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर में ड्रेनेज एंड वाटर को प्रॉब्लम नहीं है, वाटर सप्लाई में जो इम्प्रूवमेंट करे तो डेफिनेटली दैट इज़ गुड, हैदराबाद को अच्छा दिन आ जाता। रामचंद्र साहब, कल फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच में ये बोले कि जिस तरह TS IPS है उस तरह TS BPAS बोल के स्टार्ट करें, तो उससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होने वाला है? डेफिनेटली अभी एक्चुअली जो TS BPAS ऑलरेडी हम लोग मंत्री साहब के साथ एंड म्यूनसिपल अथॉरिटी के साथ क्रेडाई एंड अदर एसोसिएशंस आल्सो मेट सो मेनी टाइम्स इसके बारे में, कहीं को बोले तो हमारा ओपिनियन भी लेके उन लोग जो बना रहे, हमारा कुछ जो किधर किधर तकलीफ हो रहा, किधर किधर लेट हो रहा, वो हिसाब से उसको टाइम कम कैसा करना। एंड इसमें TS BPAS में भी आए तो 21 डेज में उन्हें परमिशन दे तुम बोल के बोला, ओनली नॉट ओनली द डेवलपर एंड इवन 100 स्क्वायर मीटर्स तक डीम्ड परमिशन, बोल तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ओनली अपलोड करे तो बस है, अपलोड करे 100 स्क्वायर मीटर्स, वैसा 300 स्क्वायर मीटर्स को भी करने के लिए वैसा सोच रहे उन लोग डिफरेंट 100 स्क्वायर मीटर्स तो परमिशन ही जरूरत नहीं है, 1 रुपये में दे तुम बोल के बोल रहा परमिशन, वो भी अपलोड करे तो उन लोग आके फिर देख लेते, वैसा वो हिसाब से इवन रेजिडेंशियल बनाने वाला को, छोटा घर बनाने वाला को भी कन्वीनियंट है। वो बिल्डर्स को बोले तो बिल्डर्स को 21 डेज में परमिशन दे तुम बोल के बोल रहा, वो सबमिट करने के बाद ऑल डिपार्टमेंट्स को बोले तो ऑनलाइन अपन पूरा एप्लीकेशन डाले तो फिर वो बोले तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट का ज़रूरत है तो उसको उन लोग को, तरह एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए वैसा ऑल डिपार्टमेंट्स, नाउ फायर डिपार्टमेंट, ये पूरा डिपार्टमेंट्स को ऑटोमेटिक एप्लीकेशन चले जाता, जाके फिर वो पूरा परमिशंस उन लोग विद इन 15 डेज में उन लोग कंपलसरी इन लोग को रिप्लाई देना, नहीं तो शॉर्टफॉल है तो शॉर्टफॉल देना, ये तो हमारा को पूछते फिर शॉर्टफॉल क्या है, एक ही टाइम शॉर्टफॉल, फिर बार बार में एक ऑफिसर चेंज होते, एक बार पूछने का वैसा प्रोविजन नहीं रहता, एक ही बार पूछना पड़ता, एक ही बार पूछने के बाद हम टोटल फिर जो शॉर्टफॉल है वो सबमिट करें तो 21 डेज में परमिशन देने के लिए सोच रहे। इसके हिसाब से ये 21 डेज में परमिशन आया, तो इसके पहले 6 महीने 9 महीने वैसा लगता था, बोले तो 3 months to 9 months डिपेंड्स अपन प्रोजेक्ट, उसका सराउंडिंग एरिया कुछ टैंक्स है नहीं तो नाला है वैसा है तो थोड़ा कमिटी के हिसाब से जो कमिटी इरिगेशन कमिटी वो पूरा कमिटी के परमिशन आना, वो चीज़ भी अभी उसमें इंक्लूड करके फिर उन लोग भी 15 डेज में दिए जैसा वो रूल लाने के लिए सोच रहे, जो गुड थिंग। बट इसमें क्या होता है, अल्टीमेट बेनिफिशियर विल बी द परचेजर। कहीं को बोले तो ये 21 डेज में नया के 6 महीने लगता, 9 महीने लगता, 1 साल लगता, उसके हिसाब से क्या होता, हमारा प्रोजेक्ट कुछ प्रोजेक्ट लिया, वो प्रोजेक्ट 100% हम इन्वेस्ट करना पड़ता है एफरंट, आउटराइट लिए तो आउटराइट परचेज करना पड़ता है, डेवलपमेंट को दिए तो डेवलपमेंट लैंड ओनर को देना पड़ता, फिर पूरा परमिशंस के लिए उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ता, वो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट ऐड होता। अच्छा हाँ, अभी वो इंटरेस्ट के हिसाब से फिर वो इंटरेस्ट को भी हम कैसा भी उसको भी परचेजर को लोड करना पड़ता, उसके ऊपर ही जाता। अभी ये जो परमिशन 21 डे से आ गए तो फिर ये पूरा बर्डन उन लोग को नहीं जाता, वो हिसाब से रेट्स भी बोल तो स्टेबल होने का चांसेस है 100%। कम अल्टीमेट एंड यूजर विल बी बेनिफिटेड। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज ला रहा वो पॉलिसी के हिसाब से इवन वाटर कनेक्शंस भी, अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो हम पूरा डालना, पाइप डालना। अभी आउटस्कर्ट्स में हम एक बिल्डिंग बना रहे, बोले तो अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट आ रहा, उसके लिए फिर पाइप डालना बोले तो एक 1 फीट का पाइप पूरा एक 1 किलोमीटर डालना बोले तो वो बर्डन वो पहले जो कंस्ट्रक्शन बना था वो बिल्डर पे करना पड़ता, पे करे तो फिर ऑटोमेटिक हम परचेजर के ऊपर बर्डन बोलते उनके ऊपर ही डालना पड़ता, उसके ऊपर ही डालना पड़ता। वही हिसाब से वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर करके फिर ये पूरा TS BPAS में जो 21 डेज में परमिशन दे दिए तो डेफिनेटली इट विल बी एडवांटेज टू द डेवलपर एज वेल एज द परचेजर। ये तो ये बता दिया आप, इससे बड़ा जो है ना ये जो BPAS आएगा, क्या इससे हैदराबाद के अलावा नेशनल लेवल के जो इन्वेस्टर्स है
उनका माइंड इधर डाइवर्ट हुआ क्या? वो लोग यहाँ पर जो है ये गवर्नमेंट के फैसिलिटी देखते हुए इधर आते हुए इन्वेस्टमेंट के लिए इधर सोचेंगे क्या? डेफिनेटली नऊ इट हैदराबाद हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस परसों हुआ था रायपुर में पूछा तो एवरी बिल्डर ऑल अदर सिटीज आर नॉट इन ए गुड, बोले तो अच्छा नहीं है, बोले तो हैदराबाद ओनली अच्छा है इंडिया में देखे तो। अच्छा, दैट इज़ अ प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है, थोड़ा परमिशंस भी अच्छा, बोले तो फैसिलिटेशंस भी अच्छा करते, वही हिसाब से फिर इधर मार्केट अच्छा है। बोले तो टी फैक्टर से भी थोड़ा अपन को ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स रेट्स नहीं बढ़े थे और थोड़ा मार्केट अच्छा नहीं था, वो हिसाब से भी थोड़ा अभी मार्केट अच्छा है 2 साल से। वो हिसाब से एवरीबडी सेइंग हैदराबाद में इन्वेस्ट करने के लिए डेफिनेटली आ जाता। हैदराबाद मार्केट इन्वेस्टमेंट करने के लिए डेवलपर्स, बोलो तो अभी इसके पहले डेवलपर्स हैदराबाद को भी आया था 2007-8 में, जो बूम में हैदराबाद को आया, मगर लोधा वाला एंड ज़्यादा लोग आया इधर हैदराबाद में, मंत्री वाला बेंगलुरु से आया, वैसा कोई भी सस्टेन नहीं हुआ। कहीं बोले तो हैदराबाद में जो बिल्डर्स, जो लोकल बिल्डर्स इधर कर रहे हैं उसमें मार्जिन 3 मार्जिन से काम कर रहे पहले से भी। अभी भी मार्जिन अदर सिटीज में रेट्स ज़्यादा कई को रहता, बोले तो इधर मार्जिन थोड़ा उधर ज़्यादा रहता एंड अटे कंस्ट्रक्शन कास्ट के हिसाब से फिर उन लोग पूरा मार्जिन ज़्यादा रख के फिर थोड़ा बेचने में थोड़ा रेट्स ज़्यादा रहता। इधर हैदराबाद में मार्जिन कम रख के बिल्डर्स जो कर रहे हैं वो डेफिनेटली थिन मार्जिन से कर रहे हैं, बोल के अदर बिल्डर्स तब आया फेल हो गया। अभी भी क्या है बोले तो हैदराबाद में इतना, बोले तो ये पूरा ये होने के बाद भी, रेट बढ़ने के बाद भी हमारा मार्जिन्स वी आर डूइंग वेरी थिन मार्जिन में काम कर रहे। वो हिसाब से आने के लिए तो ये तो पॉजिटिव साइन है, डेफिनेटली वो आने का चांसेस ज़्यादा है, मगर आए तो भी वो हिसाब से रेट्स में सस्टेन होता कि नहीं होता कि थोड़ा मेरे को डाउट है। तो ओवरऑल क्रेडाई जो है, जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, जो बजट है, उसको वेलकम करती है। डेफिनेटली वी आर वेलकमिंग दी तेलंगाना बजट जो पेश करे ना, वो 100% इट इज़ गुड, बिकॉज हैदराबाद को अच्छा है एंड एग्रीकल्चर को जो अच्छा करे उसके हिसाब से भी डेफिनेटली पर कैपिटा इनकम रेज होता। हमारा को क्या अच्छा पैसा वाला है तो डेफिनेटली दे विल इन्वेस्ट ऑन दी हाउस, बोलते रेगुलर इनकम अच्छा हो गए तो। अभी हैदराबाद में पहले फार्मास्यूटिकल का इंडस्ट्री था, उसका एम्प्लॉइज हमारे पास मियापुर में करे तो उन लोग करते थे। अभी सॉफ्टवेयर एम्प्लॉइज है, सॉफ्टवेयर एम्प्लॉइज का इनकम अच्छा है, वो एम्प्लॉयमेंट में उन लोग को सैलरी से अच्छा सैलरी से आ रहा, वही हिसाब से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे। वही हिसाब से फिर एग्रीकल्चर में भी अच्छा इनकम आके एग्रीकल्चर में जो प्रोजेक्ट्स कर रहे वो प्रोजेक्ट्स 1 करोड़ एडिशनल कल्टिवेशन में आ गए तो उसका इनकम भी रियल एस्टेट में आता। वही हिसाब से नॉट ओनली हैदराबाद, ऑल टाउन्स इन तेलंगाना आल्सो डेवलप इन ए पॉजिटिव वे एंड अच्छा डेवलप हो जाता। डेफिनेटली दिस इज ए पॉजिटिव बजट एंड वी आर वेलकमिंग दी तेलंगाना बजट एंड डेफिनेटली इट इज पॉजिटिव टू दी रियल एस्टेट ऑफ दी क्रेडाई तेलंगाना। रामचंद्र रेड्डी साहब, जिस तरह ये वेस्ट साइड और जो है नॉर्थ साइड जो डेवलपमेंट आया, साउथ साइड पे नहीं आया, सपोज जो है हार्डवेयर पार्क, ये महेश्वरम, वो साइड पे उस तरह का डेवलपमेंट नहीं आया, उसका रीज़न क्या है? अभी एक्चुअली देखे तो अभी जो डेवलप होता नेक्स्ट डेफिनेटली वो रूट पे आ जाता। कहीं को बोले तो अभी फैब सिटी एक सक्सेस नहीं हुआ एंड हार्डवेयर पार्क भी उतना, बोले तो कितना सोचे तो उतना नहीं हुआ। वो हिसाब से डेफिनेट बोले तो उतना रेट्स नहीं बढ़े सो है। मगर अभी जो टीसीएस एक स्टार्ट करने के बाद 20,000 एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया सो था। वो ऑलमोस्ट 5 इयर्स पहले स्टार्ट करके 3 इयर्स पहले हो गया था आदि बटला में, मगर एम्प्लॉयज़ जाने के लिए उधर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। कहीं को बोले तो उन लोग को स्कूल्स नहीं है बच्चे लोग का एंड उन लोग को एंटरटेनमेंट को नहीं है, अच्छा रेस्टोरेंट्स नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता वो डेफिनेटली एंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग दे आर टू प्लान। गवर्नमेंट उधर पहले प्लान करके थोड़ा डेवलप करने के बाद एम्प्लॉयज़ करता। अभी जो 20,000 एम्प्लॉयज़ है 15,000 तक ऑलरेडी फिल हो गया जैसा है और 20,000 भी फिल हो जाता। कॉग्निजेंट भी अलर्ट करे, उन लोग बैकआउट हुआ।
वो हिसाब से उतना डेवलप नहीं हुआ। मगर अभी जो होता, कई को बोले तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, कई को बोले तो हाईटेक सिटी 1994-95 में अलर्ट बोले तो अलर्ट करे सो है, मगर वो एक हाईटेक सिटी बिल्डिंग बनाने के बाद उतना डेवलपमेंट नहीं आया। 2000 में उसका थोड़ा कंपनीज आया एक्चुअल सराउंडिंग थोड़ा विप्रो वाला उन लोग थोड़ा कॉग्निजेंट डेलाइट ये कंपनीज आया। उसके बाद 2002-2003 से उसका डेवलपमेंट आया, बोले तो 7-8 ईयर्स लगा उसको। वो हिसाब से अभी जिस इज द राइट टाइम टू दी आदिबट्ला एंड वो एरिया ఇప్పుడు फैब सिटी भी एक्चुअली लैंड अलॉट कर रहे थे, वो अलॉट करके फिर दूसरा कंपनीज का अलॉट करे तो डेफिनेटली डेवलपमेंट आने का चांसेस ज़्यादा है। एंड उसके बाद ये उपल आगे वो जो रहेजा माइंड स्पेस एंड इन्फोसिस जो उसको क्या बोलते हैं वो गटकेसर के पास, बीबी नगर नहीं है, यादगिरी, इसके पहले उसके पहले ये है ना अभी सॉफ्टवेयर कंपनी, वो सॉफ्टवेयर नहीं आ रहा, नाम नहीं आ रहा। वही उपल क्रॉस करने के बाद भी वो उपल एरिया भी डेवलप होने का चांसेस है। उधर भी ऑलरेडी अच्छा सॉफ्टवेयर कंपनी से है। अभी उधर भी ऑलरेडी सिंगापुर सिटी पर बोल तो 2 साल पहले तक खाली था, वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स गवर्नमेंट बनाया, सो अभी फुल 100% ऑक्यूपाइड है एंड रेंट भी अच्छा बढ़ गया है, सो उधर भी रेट्स बढ़ रहे हैं। वो हिसाब से इवन इधर भी स्टार्ट जो हमारा परसों मंत्री साहब म्यूनसिपल मंत्री साहब हमारा प्रॉपर्टी शो में क्रेडाई हैदराबाद प्रॉपर्टी शो में इवन कोम्पली में भी प्लान एक सॉफ्टवेयर बोल तो डेवलप करने के लिए है इरादा है बोल के बोल रहे थे। वो हिसाब से करे तो डेफिनेटली उधर भी डेवलप हो जाता। अच्छा ऑल अराउंड डेवलप करे तो डेफिनेटली इट इज़ गुड फॉर द सिटी, गुड फॉर द पीपल लिविंग इन द हैदराबाद आल्सो। ये इससे जिसका ठीक है, ये तो रियल एस्टेट जो डेवलप किए वो जो ओपन प्लाट्स वगैरह का जो मार्केट है उसका इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बजट की वजह से उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली आउटस्कर्ट्स में बोलो तो एक जीएचएमसी एरिया में, एचएमडीआई एरिया में, विद इन द रिंग रोड थोड़ा डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी अच्छा है। इवन रिंग रोड का भी जो ग्रिड रोड्स वो आ गए तो डेफिनेटली दैट इज आल्सो गवर्नमेंट एक डिसीजन लेके फिर वो रोड से ग्रिड रोड्स का भी प्रपोजल बोलते प्लानिंग करे तो वो भी डेवलपमेंट अच्छा हो जाता। मगर आउटसाइड ऑफ दी जो बोलते 30-40 किलोमीटर्स जो हो रहा उधर में थोड़ा रेट्स बोले तो ज़्यादा आर्टिफिशियल बूस्टिंग करे, सो रेट्स देख लेके फिर जाना पड़ता। कहीं को बोले तो जो रेट बोले तो डेवलपमेंट कब होता एक्चुअली देखे तो ले सकते। अभी डेवलपमेंट का कंटिन्यूएशन में लिए तो डेवलपमेंट अभी अभी कंटिन्यूएशन है, रिंग रोड के अंदर लिए तो कभी भी डेवलपमेंट आज नहीं तो 2 साल 3 साल में हो जाता। मगर 2 आउटस्कर्ट्स में लिए तो आपको होल्डिंग कैपेसिटी रहना एंड लॉन्ग होल्डिंग कैपेसिटी रहना, वो हिसाब से देख लेके फिर बजट है तो उसमें फिर एक्सपेक्टेशन इमीडिएट एक्सपेक्टेशन नहीं करे तो बजट रहता। जो रियल डेवलप होता अभी एक्चुअली लेआउट्स कर रहे हैं, वो लेआउट्स में रेट अभी जो रहता वो रेट अप्रिशिएशन होना एक्चुअली इन्वेस्टर्स ही मोस्टली रहता। रहने के लिए जो डेवलपमेंट आ जाता वो टाइम में एक्चुअल रियल वैल्यू आता, रियल डेवलपमेंट रियल अप्रिशिएशन रहता। वो अप्रिशिएशन के लिए आपको वेट करने का वो होल्डिंग कैपेसिटी है तो आप इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली बेटर है। मगर ओनली बढ़ने का चांस है, वो हिसाब से 1 साल में 2 साल में वो वैसा प्लानिंग करे तो शॉर्ट टर्म करने का है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने का है तो डेवलपमेंट जो कंटिन्यूएशन है वो कंटिन्यूएशन में लिए तो आपको कभी भी बिकने में प्रॉब्लम नहीं रहता। बिकने में भी इधर होता, आप घर बनाना बोले तो भी वैसा अंडर कंटिन्यूएशन ऑफ द डेवलपमेंट में जो ले लिए तो डेफिनेटली दैट इज़ बेटर बोल के मेरा ओपिनियन है।
अगर दूर जा रहा है तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए हाँ, फ्यूचर लॉन्ग होल्डिंग इन्वेस्टमेंट का कैपेसिटी रहे ना, आपका बजट आई तो सब बोलते हो उसका एक्सपेक्टेशन फिर रिटर्न्स आप वैसा नहीं करे तो डेफिनेटली उधर भी रहता, मगर आप एक अंदाजे से लेना, आप बोलते आप सर्वे कर लेना उधर लैंड रेट कितना है और प्लाट रेट कितना बेच रहा और डेवलपमेंट चार्जेस क्या है एंड टाइटल कैसा है, वो भी फिर बोलते कन्वर्शन हुआ क्या, वैसा चीज़ों में थोड़ा डेप्थ में जाके आप ये करके लेना बेटर है मेरे हिसाब से। अब आपका मैसेज क्या है हमारे व्यूवर्स को? डेफिनेटली बोले तो रियल एस्टेट में आप लोग जो इन्वेस्ट करने का कोई भी इन्वेस्ट करे तो उसमें आप मोस्ट ऑफ दी परचेजर्स ओन परचेज के लिए करते, इन्वेस्टर्स एक 20-30% से ज़्यादा नहीं रहता। हार्ड एंड मनी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए हरी भरी में नहीं करना, एक्चुअली रेपुटेशन ऑफ द बिल्डर देख लेना और आप एडवोकेट को कंपलसरी दिखाना, एडवोकेट चार्जेस के लिए आप बोले तो हेजिटेट नहीं करना, परफेक्ट एडवोकेट जो रहता उन लोग को दिखा के ओपिनियन लेके एंड उसका प्रीवियस वेंचर्स देख लेके उसमें कैसा मेंटेनेंस कैसा है, उसका क्वालिटी कैसा है। एक्चुअली क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन आप पुराना वेंचर्स में जाके देख लिए तो आपको रिसेल वैल्यू एंड रेंटल वैल्यू दे के लेते हो तो उनका बिल्डर का बोले तो रेपुटेशन मालूम हो जाता। वो हिसाब से आप इन्वेस्ट करने से पहले वो पूरा मालूम करके थोड़ा टाइम स्पेयर करके डेफिनेटली परचेज करे तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहता। वो हिसाब से अभी जो रेरा आ गया, रेरा आने से फिर परचेजर 100% सेफ रहता। वो रेरा प्रोजेक्ट में रजिस्टर्ड है क्या नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर बोलो तो अभी 2017 जनवरी 1 के बाद परमिशन आए सो पूरा परमिशन आए सो प्रोजेक्ट्स रेरा अंडर रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ता। वो रेरा प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन करे तो रेरा अथॉरिटी रहता, वो हिसाब से आप सेफ रहता, वो हिसाब से देख लेना, अब देख लेके परचेज कर लेना। थैंक यू। ये थे रामचंद्र रेड्डी साहब जो क्रेडाई तेलंगाना के प्रेसिडेंट है और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनकी राय ये है कि हुकूमत ने जो बिल पेश किया है, बजट पेश किया है, बजट के अंदर तेलंगाना और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बूम का बहुत ज़्यादा चांसेस है। पर मगर यहाँ पर यह कि परचेजर जो है, इन्वेस्टर जो है, जो सरमायाकारी है, वो एहतियात बरतें, बगैर वकील के मशवरे के प्रॉपर्टी परचेज ना करें। INN चैनल के लिए मैं हबीब अली जिलानी, कैमरामैन मधुसूदन के साथ।